देखो, AS27 तक हमने कंप्लीट किए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 28। 28 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किसके लिए है? वो है इम्पेयरमेंट ऑफ। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि इम्पेयरमेंट का मतलब, इम्पेयरमेंट किसको कहेंगे एसेट्स का? देखो, आप सबको पता है कि एक तो एसेट्स की कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट किसको कहते हैं हम? व्हाट डू यू मीन बाय कैरिंग अमाउंट? जो बैलेंस शीट में हमने शो की हुई है वो हमारे एसेट्स की कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू कह सकते हैं। एक होती है हमारे एसेट्स की रिकवरेबल अमाउंट, मतलब जितने में आप मार्केट, अभी रिकवरेबल अमाउंट के बारे में पूरा बताऊंगा डिटेल क्या होती है। फिलहाल आप यही समझो कि हम मार्केट से जितना रिकवर कर, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। आप कहोगे डिफरेंस ज्यादा भी तो हो सकती है रिकवरेबल अमाउंट, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन क्या हम ज्यादा का एडजस्टमेंट करते हैं? क्या प्रॉफिट का एडजस्टमेंट नहीं करते? ठीक है ना, लॉस का तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो इम्पेयरमेंट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट नहीं होता, इसलिए उसके बारे में हम अभी बात नहीं। यदि आपकी कैरिंग अमाउंट से रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाए, इट मीन्स इट विल बी कॉल्ड इम्पेयरमेंट लॉस। अब बात करते हैं कि भाई ये रिकवरेबल अमाउंट है क्या? रिकवरेबल अमाउंट में हम दो चीजें लेते हैं। एक तो हम लेंगे एसेट्स की नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग, एक लेंगे एसेट्स की वैल्यू इन यूज। अब आप कहोगे भाई नेट सेलिंग प्राइस तो चलो हमें समझ में आ गई कि क्या, वैल्यू इन यूज का मतलब क्या? देखो, नेट सेलिंग प्राइस का मतलब तो हो गया कि भाई एसेट्स को जितने में आप बेचोगे, और नेट वर्ड लगाया है, इसका मतलब बेचने पे यदि कोई एक्सपेंसेस वगैरह होगा, कोई खर्चा, कोई कमीशन, दलाली, ब्रोकरेज कुछ भी लगेगी, दैट विल बी डिडक्टेड, है ना? तो वो तो नेट सेलिंग प्राइस होगी। वैल्यू इन वी यूज का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। मेरे हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आप लोगों को ज्यादा समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम होगा। फिर भी कोई बताए प्रेजेंट वैल्यू किसको? बिल्कुल ठीक है। परचेजिंग पावर जो होती है मनी की, वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद यदि हम लाख रुपए कमाएंगे, तो वो तो 5 साल बाद कमाएंगे। उसकी आज वैल्यू क्या, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। आप सब लोगों ने कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में प्रेजेंट वैल्यू का पूरा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। वो जो एसेट है हमारी, वो हमें फ्यूचर में कितना प्रॉफिट देगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, या लास्ट में जब उसको बेचोगे आप स्क्रैप वैल्यू, तो कितना इनफ्लो देगी? वो जितना भी इनफ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट। देखो, तीन वर्ड होते हैं, तीनों में डिफरेंस आपको मालूम, ये खैर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से नहीं है, बता रहा हूं आपको। एक वर्ड होता है मार्केट में, ठीक है, एक वैल्यू होता है करंट वैल्यू, एक वैल्यू होता है प्रेजेंट वैल्यू। तीनों में डिफरेंस है।
मार्केट वैल्यू का मतलब तो क्या है कि उस एसेट्स को हम कितने में बेच, एसेट्स हो या कोई भी चीज हो, मैं फिलहाल इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बात नहीं, ठीक है, वो हमारी मार्केट वैल्यू। करंट वैल्यू किसको कहेंगे कि सेम वैसी की वैसी जो आपने मान लो 3 साल पहले खरीदी थी और आज वैसी की वैसी मार्केट से परचेज करने में जाए तो कितने रुपए में मिलेगी, दैट विल बी करंट। और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आपको बता दिया, तीनों वर्ड लगते एक जैसे हैं, मार्केट वैल्यू, करंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन तीनों में difference। तो मैंने आपको कहा कि भाई रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या है हमारे लिए, नेट सेलिंग प्राइस या वैल्यू इन यूज, विच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज्यादा होगी उसको रिकवरेबल अमाउंट मानेंगे। और यदि रिकवरेबल अमाउंट हमारी कैरिंग अमाउंट से कम हो गई है, दैट विल बी कॉल्ड इम्पेयर्ड इम्पेयरमेंट लॉस। और इम्पेयरमेंट लॉस को अपना लॉस मानते हुए पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर। यहां तक तो बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो 1 साल आपको इम्पेयरमेंट लॉस हुआ, आपने वो लॉस क्रिएट करते हुए उस लॉस को कहां डाल दिया, पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर, नेचुरल सी बात। लेकिन मान लो 2 साल बाद ये रिकवरेबल अमाउंट वापस से इंक्रीज हो, आफ्टर सम टाइम रिकवरेबल अमाउंट इंक्रीज, कुछ समय के बाद आपकी रिकवरेबल अमाउंट वापस इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल लूंगा मैं इसके लिए, तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। बता रहा हूं, देखो एक एसेट्स हमने परचेज की 2005 में 1 लाख, ठीक है, 10% डेप्रिसिएशन लगाया आपने 10,000 रुपए, वैल्यू बच गई 90,000, फिर 10% डेप्रिसिएशन लगाया 10,000 रुपए, वैल्यू बच गई 80,000। ये कब बची, मान लो 31 दिसंबर को अपने अकाउंट क्लोज होते हैं, तो ये 2005 का डेप हो गया, ये 2006 का डेप हो गया, ये 2006 के एंड की वैल्यू, ये कैरिंग अमाउंट, ठीक है। अब आपने इसकी रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट, वही दोनों में से जो ज्यादा हो वो निकाली, तो रिकवरेबल अमाउंट आई मान लो 60,000। आपने कहा भाई हमें 20,000 का इम्पेयरमेंट लॉस, उसको आपने पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर, क्लियर है कुछ वो, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो 2007 निकल गया, 8, 2008 में आपके ये रिकवरेबल अमाउंट जो है, जो आपने 60,000 दी थी, ये हो गई आपके 70,000। 2008 में रिकवरेबल अमाउंट आपकी क्या हो गई, 60 नहीं, मैं थोड़ा इसमें चेंज कर लेता हूँ, 50 कर लेता हूँ, थोड़ा सही रहेगा। यहाँ लॉस 30,000 का हुआ, ठीक है ना। 2008 में आपकी रिकवरेबल अमाउंट हो गई 70,000। तो अब आप कहोगे कि भाई हमने पहले 30,000 का लॉस मान के पी एंड एल में डाल दिया था, अब ये हमारी रिकवरेबल अमाउंट वापस बढ़ गई तो वापस प्रॉफिट मान लो। तो कितना प्रॉफिट मानेंगे, कितना प्रॉफिट मानना चाहिए आप बताओ, कोई भी इसका जवाब देना चाहे। आइडिया नहीं है,
भाई वैसे तो हम कहेंगे कि रिकवरेबल अमाउंट 50,000 थी, अब 70 की हो गई तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया अपन को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल अभिषेक जी का सही जवाब आया है, आप इसको 20,000 नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि देखो 2006 में आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 80,000। यदि आप इस समय रिकवरेबल अमाउंट नहीं निकालते तो 2008 में वैल्यू क्या होती है आपकी कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट क्या होती है आपकी? कितनी होती है? 60,000 होती है, बिल्कुल सही है भाई। 2 साल का डेप्रिसिएशन और लगाते आप तो 60,000 होती। लेकिन अभी आपकी कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट मान लो 70,000 हो रही है, तो आप क्या कहोगे कि हम पहले रिकवरेबल अमाउंट को 50 पे ले आए, अब आप इसको बढ़ाओगे तो केवल बढ़ा के आप इसको कैरिंग अमाउंट तक ले जा सकते हो, इससे ऊपर नहीं ले जा। 50,000 की रिकवरेबल अमाउंट हमने लेके आए थे 2006 में। अब आप कहोगे कि ये अब तो 70 की हो गई है, 70 की भले हो गई हो, लेकिन यदि आप कैरिंग अमाउंट एज इट इज चलाते तो आपकी कैरिंग अमाउंट 60 आती ना। तो कैरिंग अमाउंट से ऊपर नहीं ले जा सकते आप रिकवरेबल अमाउंट को। तो फिर आप रिकवरेबल अमाउंट को 10,000 ही बढ़ाओगे और कैरिंग अमाउंट तक लेके आ जाओगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाओ। उतना जो प्रॉफिट होगा वो वापस P&L में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो उतना प्रॉफिट होगा उसको वापस कहां पे डाल देंगे? P&L अकाउंट में। लेकिन जो 10,000 एक्स्ट्रा बढ़ रही है उसका कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये अब इम्पेयरमेंट प्रॉफिट होने और इम्पेयरमेंट प्रॉफिट का हम एडजस्टमेंट। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत हो किसी को इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? 10,000, केवल 10,000 का ही डालेंगे, तो बाकी जब 10,000 एक्स्ट्रा हो रहा है जो कैरिंग अमाउंट से ऊपर है उसको कंसिडर नहीं, क्योंकि वो इम्पेयरमेंट प्रॉफिट है। 50 और 60 का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट जो है वो तो जाएगा P&L, या तो P&L में जाएगा, और मान लो उस समय आपने लॉस जो है उसके लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया हुआ हो तो प्रॉफिट भी वापस रिवैल्यूएशन रिजर्व में, अदरवाइज P&L में। और कैरिंग अमाउंट से ऊपर का जो प्रॉफिट है वो नहीं जाएगा कहीं। ठीक है, ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 28 है, इम्पेयरमेंट ऑफ। ठीक है, कहाँ पे? कहाँ पे? हाँ, हर साल वो तो कंपनी की बिजनेस की इच्छा पे है, वो कब कंपेयर करना, वो बिजनेस की इच्छा। ये अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 20। अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 20। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29 किस चीज से रिलेटेड है अपना? प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी और कॉन्टिजेंट। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आप लोगों के लिए। AS29 इश्यू हुआ था 2003, 2003। AS4 में हमने एक वर्ड पढ़ा था, कंटिंजेंसी, पढ़ा था 2003। कंटिंजेंसी AS4 में मैंने आपको बताया था। कंटिंजेंसीज दो तरह की हो सकती
एक एडवर्स हो सकती है, एडवर्स मतलब जो हमारे लिए नुकसान देने वाली, है ना, और एक फेवरेबल हो सकती है। एक एडवर्स हो सकती है और एक फेवरेबल हो सकती है। तो अब देखो एडवर्स के भी दो पार्ट कर सकते हैं, एक हाईली प्रोबेबल, हाईली प्रोबेबल, एक रीजनेबली प्रोबेबल। अब हाईली प्रोबेबल और रीजनेबली प्रोबेबल दो तरह की आपकी एडवर्स की कंडीशन में कंटिजेंसी हो सकती है, और फेवरेबल है तो वो तो खैर एक अलग। हाईली प्रोबेबल मतलब 50% से ज्यादा चांस होता है। याद है आपको मैंने बताया था 50% से ज्यादा होता है तब क्या करते हैं, प्रोविजन। और रीजनेबली प्रोबेबल, देखो हाईली प्रोबेबल का मतलब तो हो गया 50% से ज्यादा, रीजनेबली प्रोबेबल हो गया 5 to 50%। इस केस में क्या करते हैं, नोट्स में कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में। तो मेन बात ये आती है कि भाई आपका कंटिंजेंसीज का एडवर्स इफेक्ट हो, कंटिंजेंसी मतलब कोई ऐसा इवेंट क्रिएट हो रहा है और उस इवेंट से एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, एडवर्स में भी हाईली प्रोबेबिलिटी हो रही है, तो जिसको हम कहते हैं कि 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो उस केस में अपने को प्रोविजन बनाना पड़ता है, जैसे बेड डेप्थ। बेड डेप्थ के लिए नो डाउट प्रोविजन बनाना पड़ेगा यदि हाईली प्रोबेबल है, आप लगभग कंफर्म हो कि भाई ये पैसा डूब सकता है, बनाना पड़ेगा। रीजनेबली प्रोबेबल में हम कहते हैं कि भाई हो सकता है, ऐसा हो सकता है, होगा ये कोई जरूरी नहीं, तो फिर उस केस में आप रीजनेबली प्रोबेबल हो वहां पे कंटिंजेंट। और फेवरेबल होगा कोई चीज, एडवर्स नहीं हो रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, कंटिंजेंट। फेवरेबल है तो कंटिंजेंट। अब देखो हाईली प्रोबेबल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये हाईली प्रोबेबल जो है वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। हाईली प्रोबेबल प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मतलब अपनी लाइबिलिटी स्टार्ट हो चुकी है, कितनी होगी ये तो पता ही नहीं है। देखो मैं सिंपल सी बात करता हूं, दो वर्ड होते हैं, आप लोग पढ़ते हो हमेशा, एक होता है प्रोविजन, एक होता है रिजर्व। आप में से कोई भी बताए कि प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है। सबने दोनों वर्ड्स पढ़े हुए हैं। हाँ, निश्चित अमाउंट किस चीज की, किस चीज की निश्चित अमाउंट, लॉस की। नहीं नहीं नहीं, और कोई बताना चाहे, आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हो प्रोविजन और रिजर्व, दोनों में डिफरेंस क्या है। हम्म, बिल्कुल सही है। देखो प्रोविजन जो होता है वो बनता है नॉन लॉसेज,
ऐसे लॉसेज जो हमें पता है कि होंगे, लेकिन उनकी अमाउंट नहीं पता है। अमाउंट ही पता हो जाए तो फिर वो लायबिलिटी बन जाएगी, फिर प्रोविजन बनाने की कहाँ रिक्वायरमेंट। अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है कितनी होगा लॉस, लेकिन ये पता है अपने को कि लॉस होगा। अननोन लॉसेज और नोन लॉसेज दो बात कर रहे हैं हम। नोन लॉसेज के लिए तो हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है, रिजर्व बनाया जाता है अननोन लॉस। पता नहीं फ्यूचर में कब क्या हो जाए, तो वो अननोन लॉस होता है अपना। अननोन लॉस के लिए रिजर्व बनाते हैं, नोन लॉस के लिए हमेशा प्रोविजन। तो मुझे अपने 10 साल बाद में मान लो मुझे अपने बेटे की शादी करनी, मैं क्या बनाऊं? प्रोविजन बनाऊं। नॉन लॉस तो हम इसको नहीं कह सकते, एक्सपेंस मान लो। नॉन एक्सपेंसेज है, पता है, तो आज से थोड़ा थोड़ा सेविंग करना स्टार्ट करूंगा तो मैं 10 साल में पैसा इकट्ठा कर लूंगा, नॉन लॉस। लेकिन कुछ पैसा मैं अलग से भी एनी टाइम, मान लो एनी टाइम 50,000 रुपए मैं घर में रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? क्या पता पीछे से कब क्या हो जाए। अननोन लायबिलिटी कोई भी क्रिएट हो सकती है, तो उसके लिए मैंने रिजर्व बना के छोड़ा, है ना। तो अननोन लॉसेज के लिए रिजर्व बनाते हैं, नॉन लॉसेज के लिए प्रोविजन। इस चीज को हमेशा एक तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं जो बात कर रहा था कि कंटिंजेंसीज में जो हाईली प्रोबेबल रिस्क है अपनी, जिसको हम कहते हैं 50% से ज्यादा है, जो हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब लायबिलिटी स्टार्ट हो चुकी है हमारी, कितनी होगी ये पता। और रीजनेबल प्रोबेबल में हम कहते हैं कि ये हमारी प्रपोज्ड ऑब्लिगेशन, प्रपोज्ड है, लायबिलिटी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, लायबिलिटी नॉट स्टार्ट। तो जब लायबिलिटी स्टार्ट ही नहीं हुई है, और लायबिलिटी स्टार्ट होने की बहुत ही रेयर, कम संभावना है, तो फिर हम उसके लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी बना देते हैं। और कंटिंजेंट लायबिलिटी को आप सबको पता है, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के रूप में हम दिखाते हैं। यदि कंटिंजेंसी फेवर में है तो कंटिंजेंट एसेट्स हो गई, और फ्यूचर में होने वाले एसेट्स के लिए तो आप कुछ बनाओगे नहीं, आपको ही पता है। तो फिर इसको कहाँ शो करते हैं कंटिंजेंट एसेट्स को? बताया था मैंने आपको, शायद याद है किसी को? AS4 के टाइम बताया होगा आपको। कंटिंजेंट एसेट्स को भाई, प्रोविजन तो हो गया, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो होगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट के रूप में शो होगा। कंटिंजेंट एसेट्स को कहाँ? नहीं मालूम है, हो सकता है मैंने बताया भी नहीं हो। कंटिंजेंट एसेट्स को हम बैलेंस शीट के नीचे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे शो नहीं करते हैं, केवल और केवल डायरेक्टर की रिपोर्ट में शो किया जाता है कि भाई हमारे को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में कोई इस तरह की एसेट जनरेट हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहें हमारे ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, अब कोर्ट में केस चल रहा है और हमें लगता है कि हम उसको हारने की प्रोबेबिलिटी भी है, और यदि आपको लगता है कि हम उसको हार सकते हैं और आपको 50% से ज्यादा लग रहा है हार सकते हैं, तब तो उसका प्रोविजन। 50% से कम आपको 10% लग रहा है कि हम हार सकते हैं, तो फिर उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी बना लो। और आप एकदम क्लियर हो कि नहीं, हम तो जीतेंगे, और जीत के फिर उससे पार्टी से मुआवजा और लेंगे, कंपेंसेशन और लेंगे, तो आपकी कंटिंजेंट एसेट्स होगी। सिंपल सी बात। भाई आप लोगों को रात को सपना आता है, ड्रीम। अब सपना आया, कोई बुरा सपना है। अब बुरे सपने की भी दो कैटेगरी है। एक तो हाईली प्रोबेबल सपना है, भाई मान लो एक सपना हाईली प्रोबेबल आया कि भाई हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, 80-85
डाल के, और सपना आया कि हमारे घर में बुजुर्ग की डेथ, बुजुर्ग है, नो डाउट कभी भी कुछ भी हो सकता है, हाईली प्रोबेबिलिटी। एक सपना आया कि उसकी प्रोबेबिलिटी केवल रीजनेबल है कि मैं, मान लो आपको सपना है कि मैं रोड में जा रहा था और मेरे को 100 रुपए का नोट, रीजनेबल है, मिले नहीं मिलेगा। नोट मिलना तो चलो एक फेवरेबल हो गया, एडवर्स की बात कर रहा हूं। एडवर्स में भी ऐसा हो सकता है कि कोई रीजनेबल ऐसा सपना आ गया कि भाई आपके साथ ऐसा घटित हुआ, तो आपने सोचा कि भाई ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मान लो 100 रुपए का नोट हमारा खो गया, ऐसा। और एक सपना आता है फेवर में, फेवर में जो आता है वो कंटिंजेंट है। तो सेम तीनों का मतलब ध्यान रखना है हमको। मेन चीज इसमें यही है कि कंटिंजेंसीज में हाईली प्रोबेबल जो है उसके लिए प्रोविजन बनाएंगे, वो हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो लायबिलिटी अभी से स्टार्ट। रीजनेबल प्रोबेबल है तो 5 से 50% इसकी संभावना है, तो फिर आपको इसके लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में बैलेंस शीट के नीचे और कंटिंजेंट एसेट्स है हमारे लिए फेवरेबल कोई चीज होती है तो उसको तो हम कहीं करेंगे नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो केवल और केवल डायरेक्टर की रिपोर्ट। ये आपके है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 20। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी को? अब देखो, ये आप खुद देख लो, जैसे इसके ऊपर इतना शॉर्ट है लेकिन इसके ऊपर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 50% से ज्यादा का है। वही तो कह रहा हूँ ना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो कितना शॉर्ट है फिर, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जाते हैं। अभी पूछ ले कंटिंजेंट एसेट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ शो करते हैं? अब आप लोगों में से अधिकांश को पता ही नहीं था, शायद एक ने भी जवाब नहीं दिया। पता होना चाहिए, डायरेक्टर की रिपोर्ट में करते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी का तो चलो सबको मालूम होगा, लेकिन लायबिलिटी रीजनेबली प्रोबेबल होती है, ये पता होना चाहिए। प्रोविजन जो होता है वो हाईली प्रोबेबल होता है। AS4 में भी ये बातें आपको बताई थी। तो ये छोटी छोटी बातें निकल के क्वेश्चन बनता है, एकदम डीप में जाके क्वेश्चन थोड़ी बनाएगा भाई। या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम, और या जो इसके मेन मेन पॉइंट जो हर एक स्टूडेंट को मालूम होने चाहिए, उसमें से क्वेश्चन बनेगा। अब हर एक स्टूडेंट को मालूम होने चाहिए, मालूम नहीं करते स्टूडेंट, वो एक अलग बात है। मैं कह रहा हूं आप में से मान लो 1500 बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, है ना, तो 1500 में से केवल कोई 200 100 200 बच्चे ही ऐसे होंगे जो रियल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ढंग से पढ़ गए। बाकी या तो खाली नाम पढ़ पढ़ के चले जाएंगे, और या यूं ही एक बार बस देख लिया, हाँ, कि accounting standard को पढ़ता है। कम से कम इतनी चीजें तो हमें मालूम तो होनी चाहिए ना, जो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मेन बात है। तो मैंने अभी तक 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कराए हैं उनमें आपको मेन मेन बातें बताई, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। बस उतना ही कवर करना है आपको, पूरा थोड़ी कवर करना है। ये पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने लग जाएंगे तो दुनिया भर का लंबा चौड़ा सिलेबस हो जाता है। अभी तो IFRS और पढ़ने हैं अपने को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ IFRS भी तो अपने कोर्स में है ना। IND-AS तो चलो नहीं है, लेकिन IFRS भी कोर्स में, तो वो भी तो पढ़ने। तो सब चीजों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो अपने को लेना। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है AS29 के बारे में? अब बाकी बचे हुए 3 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनकी कोई डिटेल नहीं पढ़नी है अपने को, केवल और केवल नाम याद रखना, कुछ भी नहीं पढ़ना है उसके अंदर अपने को। AS29 तक तो हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 30। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 30 का नाम क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट।
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 30 का था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 31 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 32 फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर। बस ये तीन नाम ही याद रखने हैं आपको, AS 30, 31 और 30 और कुछ नहीं। तो अब ऑफिशियली मैं ये कह सकता हूं कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हमने एंड